हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द PW यूट्यूब चैनल, जहां पे आज जुडिशरी सेगमेंट में हम जहां भारतीय न्याय संहिता की सीरीज डील कर रहे हैं, यहां पर लेक्चर नंबर 6 में आज हम डील करने वाले हैं प्राइवेट डिफेंसेस। इससे पहले के लेक्चर में हम पनिशमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हम डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू BNS वर्सेस योर IPC को कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट सेशन में जो कवर किया था दैट वाज योर जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस का एक और पार्ट रह जाता है एंड दैट इज प्राइवेट डिफेंसेस। प्राइवेट डिफेंसेस भी जनरल एक्सेप्शन में आता है, लेकिन प्राइवेट डिफेंसेस आप तब यूज करते हैं जब सामने से आपको कोई हमला होता है, जब आपको सामने से कोई पर्टिकुलर चीज का हार्म की एप्रीहेंशन होती है तो आप यूज करते हैं। अब प्राइवेट डिफेंसेस में बहुत सारी चीजें जो हमको कवर करना है। सबसे पहला मुद्दा यह था प्राइवेट डिफेंस है क्या, व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेट डिफेंस, या प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है, कौन इसको यूज कर सकता है, किस सिचुएशंस में इसको यूज किया जा सकता है और कौन से लिमिट तक इसको यूज किया जा सकता है। टू व्हाट एक्सटेंट कैन आई हिट एनीबॉडी, टू एनी एक्सटेंट इफ समबडी स्लैप्स यू कैन यू शूट दैट पर्सन, या कौन कौन से वो रेस्ट्रिक्शन है जहां हम प्राइवेट डिफेंस का अधिकार ही नहीं रखते हैं। ये सारा सेगमेंट आज की क्लास में हम डील करेंगे। एंड इस सेशन को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूं कि जो भी स्टूडेंट्स BNS की ये सीरीज देख रहे हैं और इस BNS की सीरीज को यहां पर कंसिस्टेंटली वॉच कर रहे हैं और अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप जरूर बनाएं। ये इंश्योर करते रहें कि आप साथ साथ में केस लॉज, आप साथ साथ में जो है केस लॉज भी जो है वो ऐड करते रहेंगे, बिकॉज केस लॉज आर बिट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर योर मेंस। एंड केस लॉज के लिए हम डिफरेंट से अलग से क्लास लेके आएंगे। केस लॉज को पूरे के पूरे सेशन में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे आपके लेक्चर का ड्यूरेशन कंप्लीटली डबल हो जाता है ना। भारतीय न्याय संहिता 2023 में बेटा आज प्राइवेट डिफेंसेस डिस्कस करेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स इस PDF को लेना चाहता है उस PDF के लिए आप PW ऐप पर जाके इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करेंगे। दिस बैच इज कंप्लीटली फ्री, आप आराम से जाके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने से जितनी भी PDFs मैं आपको यहाँ पर देती हूँ या हम लोग डील करते हैं वो आप आराम से वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज इजिली डाउनलोडेबल, इट इज डाउनलोडेबल एंड इट इज इजिली प्रिंटेबल। ओके, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये चीज जरूर कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, उससे पहले जितने भी आपके वन शॉट्स के सेशन हो चुके हैं या BNS की ये सीरीज हो चुकी है, जब भी ये लेक्चर्स आपके सामने अवेलेबल होंगे, प्रीमियर होंगे या जब भी लाइव होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको PW के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। PW जुडिशरी वाला की जो टेलीग्राम चैनल है, आप प्लीज जाके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ योर एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस, विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोविजन दैट वी हैव स्टार्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म और एनी अदर प्लेटफॉर्म, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी थ्रू माई टेलीग्राम। एंड आप इजीली जाके सर्च कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए जी, प्राइवेट डिफेंसेस। सबसे पहले हमने बोला प्राइवेट डिफेंसेस हमेशा और हमेशा आप इसलिए यूज करते हैं बिकॉज यू वांट टू सेव योरसेल्फ, है ना। आप खुद को बचाना चाहते हैं, और बचाना किससे चाहते हैं? सिंपल, हार्म से बचाना चाहते हैं। वी वांट टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द हार्म। आप हार्म से बचाने का प्रयास कब करते हैं? व्हेन देयर इज एन एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन भी तो होना जरूरी है। एप्रीहेंशन क्या है? एप्रीहेंशन एक डर है, एक डर है। आपको किसी भी प्रकार का डर होगा हम प्राइवेट डिफेंस ले लेंगे? नो बेटा, देयर आर ओनली सर्टेन काइंड्स ऑफ एप्रीहेंशंस दैट आर इन्यूमरेटेड इन योर कंसर्न्ड सेक्शंस ऑफ प्रोविजन। सिर्फ उन्हीं केसेस में हम एप्रीहेंशन होने पर प्राइवेट डिफेंसेस ले सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि सेक्शन नंबर 34 से लेके 44 का पूरा ये सेगमेंट 7+4 11 सेक्शंस को हम एक साथ आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा प्राइवेट डिफेंस को ये समझो कि प्राइवेट डिफेंस का मीनिंग क्या है। इट माइट बी आस्क्ड यू इन इंटरव्यू, व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस हमेशा और हमेशा आपको इलीगल एक्ट के अगेंस्ट मिलेगा। रिमेंबर दिस थिंग। जैसे हमने हार्म की इंजरी की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने उसमें बोला था एनी इलीगल हार्म कॉज टू एनी पर्सन इन माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन। वैसे के वैसे व्हेनेवर यू आर एक्सरसाइजिंग योर प्राइवेट डिफेंस, इट इज नेसेसरी सामने से आने वाला जो एक्ट है वो इलीगल होना चाहिए। अगर वो लीगल है, कैन यू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? नो। पुलिस ऑफिसर इज अरेस्टिंग एनी पर्सन बिकॉज ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? नो, क्योंकि पुलिस अधिकारी वहां पर प्राधिकृत है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स है, युक्तियुक्त आधार है उसके पास। ही हैज कमिटेड अ क्राइम, रिपोर्ट बोलता है सर ही हैज अ वारंट। इस मामले में आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डेफिनेशन में आपको दिखाना है कि इलीगल एक्ट के
लिए इट मींस यूजिंग एन अदरवाइज इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट के अगेंस्ट होता है और आप भी जो एक्ट कर रहे हो वो इलीगल की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो लीगल एक्ट होगा, बिकॉज यू फील दैट यू आर बाउंड बाय लॉ टू यूज दैट पर्टिकुलर डिफेंस टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, खुद को भी या फिर अनदर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आप जब भी कोई अदरवाइज इलीगल एक्ट जो कि अन्यथा इलीगल होता बट लीगल एक्ट है क्योंकि आप खुद को प्रोटेक्ट करने का या दूसरे को प्रोटेक्ट करने का इंटेंशन रखते हैं, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी और प्रिवेंट द अदर्स फ्रॉम एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। तो बचा भी किससे रहे? क्रिमिनल एक्टिविटी। कैन आई राइट इलीगल एक्टिविटी? या मैं यहां पर भी एक इलीगल एक्ट लिख सकती हूं या क्रिमिनल एक्ट भी लिख सकती हूं, बट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट वर्ड इलीगल या क्रिमिनल, और जो हम कर रहे हैं वो लीगल रहेगा। अब सवाल ये उठता है, मेरा एक क्वेश्चन भी आप लोगों से, क्या बीएनएस में या फॉर दैट मैटर ऑल दोज हु हैव स्टडीड कंप्लीट आईपीसी, क्या ऐसा आईपीसी में या बीएनएस में सेक्शंस हैं जो आपको राइट प्रोवाइड करते हो? ऐसे कोई भी सेक्शंस जो कि आपको राइट प्रोवाइड करते हो, ऐसे कोई सेक्शंस हैं? आंसर इज यस। कम से कम 3-4 आपको ऐसे सेक्शन मिलेंगे। एक आपको इलेक्शन के मामले में मिलेगा, एक आपको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के मामले में मिलेगा। द पर्सन हु हैज राइट टू प्रोसीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट पर्सन इज voluntarily obstructed by any person, it is said to be a wrongful restraint. And when the person is wrongfully restrained within a circumscribing limit, वो wrongful confinement हो जाता है। तो word right कहां कहां दे रखा है? ये जो word है right, ये अधिकार कहां कहां दे रखा है? एक तो आपका wrongful restraint के मामले में हो गया, दूसरा आपके इलेक्शन के मामले में आपको ये वर्ड दिखेगा, द पर्सन हु हैज राइट टू वोट और राइट टू एक्सरसाइज हिज इलेक्टोरल राइट्स, एंड थर्ड आपको मिलेगा प्राइवेट डिफेंसेस में। सोचो बीएनएस भी आपको अधिकार दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह तो है, बीएनएस आईपीसी आपको अधिकार दे रहा है, और कौन सा सेक्शन आपको यह अधिकार देता है? यह देता है आपको सेक्शन नंबर 34, जो कहता है जनरल रूल दैट नथिंग इज एन ऑफेंस डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी चीज अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगी, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी, ऑफेंस में नहीं आएगा, अगर वो आपने अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए किया है। और अधिकार मतलब सही जगह पर सही चीज का प्रयोग करना, यही होता है अधिकार। अगर गलत चीज को गलत जगह प्रयोग करते तो वो तो अनाधिकार वाली चीज हो जाएगी ना, आप उसके लिए अलाउड नहीं हो। अब सेक्शन नंबर 44 क्या बोलता है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। ठीक है, ये चलो हम बाद में पढ़ेंगे, ये आपका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 44। प्लीज हम लोग इसको लास्ट में कवर अप करेंगे, ठीक है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, किस किस चीज का हमारे पास राइट है? ये सेक्शन नंबर 34 बेसिक बताता है किस किस चीज का राइट है। तो हम पूरा चार्ट मेथड से आज का सेगमेंट डील करने वाले। सेक्शन नंबर 35 बोलता है, मैम डोंट वरी, आई विल लेट यू नो कि प्राइवेट डिफेंस किस चीज का मिलेगा और किस किस चीज में नहीं मिलेगा। दैट इज योर सेक्शन नंबर 37। 35 बोलता है प्राइवेट डिफेंस किस चीज का, 37 बोलता है प्राइवेट डिफेंस किसके किसके अगेंस्ट ले सकते हो मैम? सिर्फ एक ऑफेंडर के अगेंस्ट ले सकते हैं, ओके ऑफेंडर के अगेंस्ट तो ले सकते हैं, बट उसमें भी आगे जाके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता रखा है, स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग बता रखे हैं जिनके अगेंस्ट हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड कब अवेलेबल नहीं है, ये पूरा की पूरा 37 में आपको पूरी लिस्ट दे रखी है। तो 35 बोलता है प्राइवेट डिफेंस बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है, क्योंकि ऑफेंस तो बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ऐसे कैसे मैम? इलेक्शन के अगेंस्ट हो रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट हो रहे हैं, कॉइन्स के अगेंस्ट हो रहे हैं, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट हो रहे हैं, इलेक्शन है, डेफोमेशन का ऑफेंस है, मैरिजेस का ऑफेंसेस है, उनमें भी तो हो रहा है मैम, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ऑफेंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर फॉर्जरी का अपराध हुआ, कोई आपका सिग्नेचर फॉर्ज करे, डू यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? वहां पे ना तो अभी आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ, ना आपकी बॉडी को कोई नुकसान हुआ है, तो वहां क्यों मिलेगा आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बेटा? डेफोमेशन का ऑफेंस हुआ है, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, क्यों मिलेगा वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? आपकी बॉडी को कोई हार्म हुआ, प्रॉपर्टी को कोई हार्म हुआ, रेप्यूटेशन को हार्म हुआ है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखो बेटा, बॉडी एंड प्रॉपर्टी को ही बचाने के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। दैट मीन्स whenever any illegal harm is caused to body or property, in that case you have right of private defense, not when it is caused in your mind or reputation. Yes, और वही अपराध होंगे ना फिर तो जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में आते हैं या ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, उन्हीं के अगेंस्ट फिर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी बनेगा। यू कैन कनेक्ट द प्रोविजंस। तो बॉडी में बेटा खुद की भी प्रॉपर्टी हो सकती है, सेल्फ की भी हो सकती है, अदर्स की बॉडी बोलना चाह रही हूँ मैं, सॉरी अगर प्रॉपर्टी वर्ड निकला मुंह से तो
खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यस और नो। फिर बोला प्रॉपर्टी किसकी किसकी संपत्ति हो सकती है, मैम खुद की भी हो सकती है, किसी अदर की भी हो सकती है। हम पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेव कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सेव अ पब्लिक प्रॉपर्टी तो वो भी अलाउड है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। यस, मूवेबल एनीथिंग व्हिच इज टैंजिबल कैन बी placed from one place to another, can be conveyed or transferred from one place to another place, and immovable which cannot be transferred, land, things attached to the earth, things permanently fastened to what is so attached to the earth, General Clauses Act, TP Act, movable property और IPC सब कुछ डिफाइंड है यहाँ पे। पर एक चीज ध्यान रखना, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट के सारे ऑफेंसेस में भी प्राइवेट डिफेंस नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मामले में यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो कौन सा है? थेफ्ट है, रॉबरी है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है और अटेम्प्ट ऑफ अबव सेक्शंस है। ये रेंज आपकी आईपीसी की रेंज थी। कौन सी रेंज थी? ये जो रेंज है बेटा, ये रेंज कौन सी है? ये आईपीसी की रेंज दे रखी है, ठीक है। तो इसको आप हाल फिलहाल आपको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से ये वर्ड्स अच्छे से सुनना, ये ऑफेंसेस अच्छे से सुनना। एक तो बोला थेफ्ट के अगेंस्ट हो सकता है, दूसरा बोला रॉबरी के अगेंस्ट हो सकता है, तीसरा बोला मिसचीफ के अगेंस्ट हो सकता है, फोर्थ इज क्रिमिनल ट्रेसपास एंड फिफ्थ अगर इन चारों में से किसी का भी अटेम्प्ट किया तो इन शॉर्ट मैं कहती हूँ चलो 4 ऑफेंसेस हैं जिनके अगेंस्ट हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रखते हैं जब वो ऑफेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास, बराबर है, ओके। अब सवाल ये उठता है बाकी ऑफेंसेस का क्या? बेटा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हाउस ट्रेसपास, ये सारी चीजें कहां है? फिर हाउस ट्रेसपास में अब आगे स्पेसिफिक देखोगे उसका जिक्र कर रखा है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आपको इंस्टेंट हार्म तो है ही नहीं, इसलिए वहां राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं दे रखा है, ठीक है। अब प्राइवेट डिफेंस किसके किसके अगेंस्ट यूज हो सकता है? सेक्शन नंबर 36 इट सेज पर्सन कॉजिंग हार्म, जो पर्सन हार्म कॉज कर रहा है उसके अगेंस्ट। दैट मींस आई कैन राइट कि ये जिक्र करना चाह रहा है हमारे ऑफेंडर का। किसका जिक्र करना चाह रहा है? ये जिक्र करना चाह रहा है ऑफेंडर का, कि अगर ऑफेंडर हमारे अगेंस्ट ऑफेंस करे तो वो हो जाएगा। अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, माइनर के अगेंस्ट हो सकता है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, एंड मिसकंसेप्शन में दैट मींस आई विल राइट द वर्ड मिस्टेक ओवर हियर। मिस्टेक में भी आप किसी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। बेटा अगर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन आपके पीछे चाकू लेके भाग रहा है या अनसाउंड माइंड पर्सन आपके अगेंस्ट चाकू लेके भाग रहा है, आपके पीछे पीछे भाग रहा है, आप खड़े रहोगे या बोलोगे अच्छा ठीक है बेचारा अनसाउंड माइंड, ओ छोटा सा बेबी 7 years 6 years 5 years, लेट हिम स्लैप मी, लेट हिम किल मी? नो, नॉट अलाउड। आपकी मर्जी है, लेकिन आपको राइट देता है सेक्शन नंबर 36। माइनर मींस 18 से बिलो, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। इसलिए ज्यादा बोलता है चमेड़ वमेड़ मारता है तो बेटा मार सकते हो, धो देना उसको वापस। तमीज वमीज सीखी नहीं तुमने, है? खैर, जोक्स अपार्ट। एंड मिसकंसेप्शन मींस फॉर एग्जांपल A is the person who enters B's house with an intent to surprise that person birthday celebration के लिए। अब B इस चीज को देख के डर जाता है and he presumes Mr. A to be ghost. He shoots at Mr. A. तो मिसकंसेप्शन में किया ना, that is allowed। किसी पर्सन को गलत समझ लिया तो वो भी अलाउड है, and that is given under your section number 36। सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है? When no private defense available। कब प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल ही नहीं है? ये तो वो सिचुएशन बताई जहां में प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। 37 बोलता है कुछ सिचुएशन है जहां प्राइवेट डिफेंस अलाउड नहीं है। बेटा पुलिस ऑफिसर इज कमिंग टू अरेस्ट यू, लॉफुल अरेस्ट करने आ रहा है, यू डू नॉट हैव द राइट टू एक्सीड योर और इवन प्रैक्टिस योर प्राइवेट डिफेंस। पहली बात, जब कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन ही नहीं है, एक पर्सन आपके सामने से जा रहा है, कोई कट्टर दुश्मन है, वो जा रहा है, अगर वो इंटेंशन रखता भी है लेकिन अभी तक उसने आपको कोई हार्म पहुंचाया ही नहीं है, कोई एप्रीहेंशन हुआ ही नहीं है, तो आप यहां पर प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सेकंड, नॉट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, बिकॉज पब्लिक सर्वेंट, ध्यान रखना, उसमें भी वो गुड फेथ में अगर एक्ट कर रहा है अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस मींस ही इज एक्सरसाइजिंग द लॉफुल पावर्स इन गुड फेथ। जो उसको अधिकार दे रखे हैं उसका लॉफुल तरीके से उसको जब एक्सरसाइज कर रहा है, नॉट आउटसाइड हिज पावर्स। अल्ट्रा वायरस एक्ट करते हुए ही डजंट गेट द एग्जेम्पशन, फिर आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। बिना मतलब का बेटा आपको छेड़ा या बिना मतलब को, बिना आपको किसी मतलब के अपना पावर दिखाया,
क्रिमिनल फोर्स यूज किया, ओवरऑल करने की कोशिश की, या क्रिमिनल फोर्स शो करने की कोशिश की, अपना बंदूक दिखाया, तमंचा दिखाया, नॉट अलाउड, ठीक है। देयर इज अ टाइम टू रिकोर्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज के पास रिकोर्स करने का आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो प्लीज गो टू पुलिस अथॉरिटीज, गो टू मैजिस्ट्रेट, बट डू नॉट यूज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आपके पुलिस ज्यादा नजदीक है, पुलिस ज्यादा पास में है, देन व्हाई टू यूज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बराबर, एक्सटेंड ऑफ राइट। ये इसमें एक और बहुत बेहतरीन पॉइंट दे रखा है, व्हाट विल बी द लिमिट, और रादर मैं कहूं तो हमारे प्राइवेट डिफेंस की सीमा क्या होगी, हमारे प्राइवेट डिफेंस की सीमा क्या होगी, किस हद तक। इफ समबडी इज स्लैपिंग यू वंस, विल यू स्लैप हिम ट्वाइस? ट्वाइस तो कर सकते बट एटलीस्ट नॉट 100 टाइम्स, एटलीस्ट नॉट 20 टाइम्स। एक थप्पड़ मार दिया, उसने आपको एक थप्पड़ मारा और मान लो वो आपके आधे चाटे में ही बेहोश हो गया, आधा चाटा भी होता है, पूरा ऐसा जरूरी नहीं पूरा चाटा, आधा चाटा भी होता है, आधे चाटे में ही बेहोश हो गया, एनफ। अब उसको शूट करने की, डंडा मारने की, सर से खून निकालने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना हार्म यूज करना है कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर ले, एज वेल एज सिर्फ उतना जितना हार्म है। दैट मीन्स हमारा प्राइवेट डिफेंस ऑलवेज हैव टू बी इन प्रपोर्शन टू द हार्म इन्फ्लिक्टेड। जितना हमको हार्म इन्फ्लिक्ट किया गया उसके प्रपोर्शन में रखिए, अनुपात सबका बराबर होना चाहिए। इट सेज नॉट मोर देन हार्म इन्फ्लिक्टेड, ओनली दैट मच विच इज नेसेसरी फॉर डिफेंस। दो चीजें, सिर्फ उतना आप एक्सरसाइज कीजिए जितने में आप खुद को डिफेंड कर पाओ, प्रोटेक्ट कर पाओ, एंड ऑल्सो जितना कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस को रोकने के लिए जरूरी है। एक पर्सन के हाथ बांध दिया, अब क्या चाटा मारेगा बेटा आपको, डन। दैट मच ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ओनली रिक्वायर्ड। कोई चाकू लेके, आप भी चाकू लेके आ जाओ, ज्यादा कोई लठ लेके आ जाओ, डंडा लेके आ जाओ, अरे तुम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आ गए। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज एक्सीडिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड करके बेटा मर्डर कॉज कर दिया तो वो मर्डर के एक्सेप्शन में चला जाएगा, वो आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट देगा, आपको मतलब ऑफेंडर, ठीक है। तो कुछ कुछ शब्दों का एक कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन जरूर आपने करना है। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, सेक्शन नंबर 35, 36 एंड 37 वी हैव स्टडीड। एक बार 37 फिर भी पढ़ लो। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट नहीं है, जब देयर इज नो रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यहां पे लिखो, यहां पे अगर हमें डेथ या ग्रीवियस हर्ट का रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है तो फिर हम क्यों अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करें, नॉट अलाउड। और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, या फिर पब्लिक सर्वेंट जब अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस एक्ट कर रहा है, और वो भी कब, दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। हो सकता है कि वो कई बार जस्टिफिएबल भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद आपको ये ध्यान रखना है बेटा, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट पे कभी हाथ नहीं उठाने का। जो भी आपकी लॉफुल प्रोसीडिंग है आप उसको जरूर अपनाइए, लेकिन कभी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हमें हाथ नहीं उठाना, ठीक है। पहला तो हो गया ये, बराबर। अब सेकंड देखो बेटा, यहां पब्लिक सर्वेंट की बात की, यहां बोलता है डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट भी तो कभी किसी को डायरेक्शन दे सकता है ना। वी ऑल नो दैट मजिस्ट्रेट इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट एनी प्राइवेट पर्सन टू मेक अरेस्ट, कर सकता है ना। He can even direct the warrant to be executed by the police officer. When they are doing act under the direction of the magistrate who is also considered to be a public servant, can we exercise a right of private defense? Answer is no. क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड है, अगर पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अंडर कोई पर्सन एक्ट कर रहा है और हमें इस चीज की जानकारी है, हम इस चीज का प्राइवेट डिफेंस या हम अपने इस चीज का दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करेंगे। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done, या तो वो किया जा रहा है या अटेम्प्ट किया जा रहा है, उसमें भी था if done or attempted by public servant, बट यहाँ पे if done or attempted by the direction of the public servant acting in good faith the color of his office, ठीक है। एंड थर्ड बोलता है हमें कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है when there is time to recourse to public authorities, ओके। चलो ये एक्सटेंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज प्राइवेट डिफेंस हमेशा किसके प्रोपोर्शन में होगा, हार्म इन्फ्लिक्टेड। अब देख लो इस एग्जांपल को देख लो बेटा, ये लेडी जो है इसके अगेंस्ट एक डंडा लेकर आई है, तो ये भी तो एक ही डंडा लेकर आई है ना, ये कौन से 10 डंडे लेकर आ गई है, नहीं ना, या ये कौन सा तलवार लेके आ गई है। सो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, मुकाबला बराबर है यहाँ पे, ओके। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राम स्वरूप बहुत लैंडमार्क केस है, बहुत ही बेहतरीन केस है, इस केस को जरूर पढ़ना आप। इसमें बेटा बेसिकली ये बताया था कि क्या आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे प्राइवेट डिफेंस को यूज करने का। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप, लगभग मैं कहूं तो 3 पेजेस के अंदर इस पर्टिकुलर केस को दे रखा है, ओके। क्लियर है, यस और नो।
चलो एक बार हम इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत प्यारा केस, मतलब प्यारा इन द सेंस, वैसे इसके फैक्ट्स तो अच्छे नहीं है, किसी की जान ले लेना इज नॉट गुड, बट हमारे इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्यारा केस है, ठीक है। मैं जूम कर देती हूँ अगर आपको इस केस को और अच्छे से देखना है तो, ठीक है। I hope that's sufficient. बहुत घुमावदार स्लाइड्स है, ग्रेट। चलो लेट्स कम टू द फैक्ट्स। हाँ ओके, did we miss any slide? Yes, it is here. Just a minute guys. अब सुनो क्या कहना चाह रहा है, जरा इसके फैक्ट सुन लेते हैं, ओके, डोंट वरी। सुनो क्या सारे फैक्ट्स दे रखे हैं इसमें। बेटा गंगाराम था और एक साहिब दत्त था। साहिब दत्त को यहाँ पे ना मुनीम जी भी दे रखा है, क्या दे रखा है, मुनीम जी भी नाम दे रखा है साहिब दत्त को। अब दोनों की ना एक कंपटीशन था मार्केट में, इन लोगों का जनरली झगड़ा वगैरह चलता रहता था, बहुत ट्रेड राइवल्स थे। तो गंगाराम एक दिन मार्केट गया, क्यों, टू बाय द मस्क मेलन्स, मस्क मेलन या मेलन्स है ना, वाटरमेलन हो सकता है, खरबूजा तरबूजा व्हाटएवर, ही वांटेड टू बाय। सुबह 7 बजे गया था। साहिब डिक्लाइन टू सेल इट and there was a serious fight between the two and left the market in huff। गुस्से में, रोश में मार्केट छोड़ के चला गया। उसने बोला होवे जो कर लो भाई तुम्हारे, हम तो तुमको ये खरबूजे तरबूजे नहीं बेचते हैं। तो बेटा आगे खरबूजे तरबूजे बहुत सारे कट गए, देखो ईगो आ गया है ना। लेटर गंगाराम वेंट टू द मार्केट विद हिज सन राम स्वरूप। राम स्वरूप के साथ बाद में मार्केट गया, बोले बेटा चलो आज जो है मंडी में अपना मामला हो गया। एंड 2 अदर सन्स, 2 और बेटों को लेके गया साथ में। गंगाराम के पास नाइफ था जबकि राम स्वरूप के पास गन थी। गंगाराम खुद पिताजी के पास चाकू था, बेटा राम स्वरूप के पास क्या था, राम स्वरूप के पास बंदूक थी, और दूसरे 2 बेटों के पास लाठियां थी। दे वर एग्रेसिव विद साहिब, साहिब दत्त के साथ बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। वो ट्राइड टू रिट्रीट, गए बेटा साहिब को पुल वुल किया और साहिब ने रिट्रीट किया, वहां से भागने की भी कोशिश की और लड़ाई वगैरह हुई, झपटमाजी वगैरह काफी सब कुछ हुई। राम स्वरूप शॉट हिम डेड एट अ पॉइंट ब्लैंक रेंज। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसने, राम स्वरूप ने किसको शॉट डेड कर दिया, दिस दत्ता साहिब को, या साहिब दत्त को, जिसको मुनीम जी भी कह रहे हैं यहाँ पे, उसको मार दिया। लर्नेड सेशन कोर्ट कन्विक्टेड राम स्वरूप अंडर 302 मर्डर के लिए, sentenced him to death, whereas Gangaram was convicted under 302 of IPC with section 34 of IPC। तो राम स्वरूप को 302 के लिए क्या, गंगाराम को 302, रीड विद 34 कि तुम प्री प्लान करके आए थे, ओके, एंड वाज सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। अदर 2 सन्स को एक्विट कर दिया गया। इतनी कहानी होगी। अपील गई, और अपील कहां गई बेटा, अपील गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया गंगाराम को एंड राम स्वरूप को भी, एंड राम स्वरूप एंड ऑल्सो कन्फर्म द एक्विटल ऑफ द अदर्स टू, सबको एक्विट कर दिया। हाई कोर्ट प्रिज्यूम्ड विदाउट एविडेंस दैट गंगाराम यूज्ड टू कैरी अ गन टू हिज वेजिटेबल फार्म। हाई कोर्ट का कहना है, देखो ऐसा है, गंगाराम और जो राम स्वरूप है, राम स्वरूप का आई डोंट नो इन्होंने कंसिडर क्यों नहीं किया। इनका यह कहना है कि गंगाराम जो गन लेके आया था, या जो उसका बेटा जो गन लेके आया था, ये रेगुलर बेसिस पे लेके आए, वेजिटेबल फार्म के लिए आते जाते रहते हैं और इनको जो है जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। High Court recorded the findings recorded by the High Court. Supreme Court क्या बोलता है? The findings recorded by the High Court that the respondent went to the market for casual purchase and that they had a gun because it was their want to carry a gun is a very basis of its acceptance of the theory of private defense set up by the respondent. अब हाई कोर्ट ये कहता है कि ऐसा है कि हमने इस आधार पे इस व्यक्ति को एक्विट किया है कि भाई गन तो उनका रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस था, ये लोग कैरी करते थे, माहौल ऐसा है कि भाई अपने डिफेंस के लिए वो जनरली गन जो है कैरी करता था, कोई प्री प्लान नहीं था यहाँ पे। एंड इट वाज अ टाइप ऑफ अ सडन फाइट, तुरंत प्रभाव से वहां सब कुछ हुआ और किसी ने भी यहाँ पे चीजें जो है इंटेंशनली नहीं की। According to the High Court, a routine visit to the market led to an unexpected tiff, बहसबाजी हो गई जो अनएक्सपेक्टेड थी बिटवीन द डिसीज एंड गंगाराम। द क्वारल assumed the form of grappling।
जो क्वारल थी, बहसबाजी थी, वो झपटमारी में, या झपटमारी तो स्नैचिंग हो गया, क्या है, छीना झपटी आप कह सकते हो कि कॉलर वगैरह खींचना, इस चीज में तब्दील हो गई। द ग्रैपलिंग प्रोवोक द सर्वेंट्स ऑफ द डिसीज टू बीट गंगाराम। अब मालिक बैठे थे भाई, साहिब दत्त वहां बैठे थे, अब ये सब दुकान पर आकर करोगे हमारी दुकान पर तो पीट दिए जाओगे। इस भाव से जो साहिब दत्त के जितने भी सर्वेंट्स वगैरह थे उन्होंने गंगाराम को पीटना शुरू किया। गंगाराम विद लाठीज एंड द बीटिंग एनकरेज द राम स्वरूप टू डू यूज द गन इन डिफेंस ऑफ हिज फादर। द स्टेट बाय स्पेशल लीव वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का कहना है कि वहां पर मामला थोड़ा ज्यादा गर्मा आ गया, जिसकी वजह से जो पिताजी को पिटते हुए देखा, गंगाराम जब पिटते हुए दिखा तो राम स्वरूप को लगा कि नहीं पिताजी को तो बचाना पड़ेगा, है ना। अब मामला बेटा जो है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सबको एक्विट कर दिया, स्टेट को ये मंजूर नहीं, प्रोसिक्यूशन बोला वी डोंट एक्सेप्ट दिस रीजनिंग, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या बोला। द ऑनरेबल जज प्रेजेंट टू द केस इन दिस केस वाज वाई.वी. चंद्रचूड़, where he was of the opinion that first, right of private defense, बहुत अच्छे से सुनना, right of private defense is a right of defense, not vengeance। रिवेंज लेने का अधिकार नहीं देता, खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है। इट इज अवेलेबल इन फेस ऑफ इमिनेंट थ्रेट टू दोज हु एक्ट इन गुड फेथ एंड इज इन नो केस राइट बी अप्रूव्ड, कैन राइट बी अप्रूव्ड टू अ पर्सन हु stage manages a situation where right can be used as a safeguard to justify an act of aggression। सुप्रीम कोर्ट बोलता है किसी भी सूरत में आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को रिवेंज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ना ही अपना एग्रेशन जस्टिफाई करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। If a person goes with a gun to kill another person, the intended victim has a right of self defense। अगर कोई पर्सन बंदूक के साथ किसी के पास जा रहा है तो सामने वाले पर्सन को अधिकार है कि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेगा। और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या मानना चाहता है कि साहिब दत्त ने जो किया वो अपने प्राइवेट डिफेंस में किया, और कोई पर्सन अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्ट कर सकते हो नहीं। यू डू नॉट हैव अ राइट अगेंस्ट द एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सॉरी, कोई पर्सन का राइट है प्राइवेट डिफेंस का, वो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट राइट यूज कर सकते हैं अपना प्राइवेट डिफेंस? नहीं, बिकॉज हम इनिशियल एग्रेसर है। देयर इज नो राइट टू किल हिम to avert him from acting in self defense। That means सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। While providing the right of private defense, IPC has surely not developed a mechanism whereby an attack may be incited as an occurrence for the killing। The possibility of the fight is not enough to justify the killing of मुनीम जी। कि जो झगड़े की पॉसिबिलिटी है, आशंका है, वो कभी भी आपके मुनीम जी की जो डेथ है, दैट इज साहिब दत्त की जो डेथ है, उसको जस्टिफाई नहीं करती। झगड़ा कितना भी हो जाए, आपको उस झगड़े में किसी को मारने का अधिकार नहीं मिलता। But bearing relevance on the sentence cannot be excluded, and we would therefore reduce the sentence of death given by the session court to the Ram Swarup to life imprisonment। सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है, राम स्वरूप को बिल्कुल यहां पर सजा मिलेगी, बस हम उसकी डेथ सेंटेंस से उसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, लाइफ इंप्रिजनमेंट कर देंगे। बाकी आर्म्स एक्ट वगैरह में भी इसको पनिशमेंट मिली थी, और जो भी है बाकी आर्म्स एक्ट के प्रोविजंस उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किए थे। ठीक है, अब स्पेसिफिकली हम डील करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस अगेंस्ट बॉडी 38 से लेके 41। 38 से लेके 41 ये जो 3 सेक्शन है वो बॉडी के अगेंस्ट के राइट्स के बारे में बताता है। कब, कौन सी सिचुएशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो, आप किस समय वो शुरू होगा और किस समय वो एंड होने वाला है, कौन सी सिचुएशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज कर सकते हो, कौन सी सिचुएशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए डेथ नहीं कॉज करके कुछ और जो ऑफेंस है या और जो हार्म है वो कॉज कर सकते हो। देन 41 से लेके 42, 43 तक प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, एंड लास्ट इज 44 जो कि हम डेडली असॉल्ट के मामले में पढ़ेंगे, जो हम फर्स्ट स्लाइड में वापस जाएंगे। सॉरी, फर्स्ट जो आपका रहेगा उसमें वापस जाएंगे। हाँ जी, चलेंगे आगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 38 से लेके 40। कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ।
मतलब ये वो लिस्ट है बेटा जिसमें हम एक्चुअली डेथ भी कॉज कर सकते हैं एक पर्सन की। यस, देयर आर ओनली 7 सिचुएशंस। प्री में ये भी पूछा जा सकता है that total how many situations are there in which the death can be caused? There are total 7 situations. कहता है extent of causing death. अगर असॉल्ट ऐसा है जहां पर एक पर्सन को एप्रीहेंशन है, असॉल्ट ऐसा है कि पर्सन को ये एप्रीहेंशन है कि व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, कि अगर हमने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, या फिर घोरुपति हमें कारित हो जाएगी, रेप हो जाएगा, बलात्संग हो जाएगा, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कोई अपनी अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, विच इज बिट नॉट डिसेंट, अननेचुरल लस्ट अपनी जो है वो ग्रेटिफाई कर लेगा। इससे बेहतर है कि हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर लें। किडनैपिंग और अबडक्शन, अपहरण या व्यपहरण, या फिर 6th पॉइंट आपको क्या दे रखा है, wrongfully confining to make him unable to recourse to public authority to release for release। अगर आप किसी पर्सन को wrongfully confine कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन को wrongfully confine कर रहे हैं ताकि उसको रोका जा सके पब्लिक अथॉरिटीज पर या पब्लिक अथॉरिटीज के सामने अपीयर होने से, ताकि वो पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाकर अपनी सुरक्षा ना ले सके, तो उस मामले में भी क्या हो जाएगा, उस मामले में भी हम डेथ कॉज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए। या फिर 7th है थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड। अगर किसी पर एसिड थ्रो किया या एडमिनिस्टर करना, मतलब खिलाना पिलाना, जिसका कि रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, ग्रीवियस हर्ट दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि एसिड को थ्रो किया गया या एसिड को यूज किया गया जिससे कि reasonable apprehension of grievous hurt है, in these 7 situations while using your right of private defense you can cause death. But can there be a situation where apart from death we can cause any other harm? Yes. Section number 39 कहता है extent of causing any harm other than death वो तब होगा जब इन 7 के अलावा और कोई भी ऑफेंस आपको डर है, कोई भी अदर ऑफेंस का डर है, जैसे कि हर्ट का डर है आपको, है ना, और कोई भी बॉडी के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंसेस है उनका डर है, देन इन दैट केस 39 वाला जो इफेक्ट है वो कॉज कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देन इज सेक्शन नंबर 40 जो बोलता है कमेंसमेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी होगा कब शुरू हो जाएगा हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और कब जो है ये पर्टिकुलर राइट खत्म हो जाएगा। इट सेज ये कमेंस तब होगा व्हेन हार्म अराइज हो जाएगा, ये शुरू तब होगा जब हमारे अगेंस्ट जो अपराध की डर की जो सीमा है वो शुरू हो जाएगी, और तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हार्म कंटिन्यूड है। अब इस सेगमेंट को बेटा हम इस मूवी से कनेक्ट करेंगे। कबीर सिंह मूवी आप लोगों ने जरूर देखी होगी, देखिए नहीं देखी है तो ठीक है, मैं आपको छोटा मोटा एक फैक्ट्स बता देती हूँ। ये बेटा प्रीति नामक एक लड़की थी जो कि कॉलेज वगैरह में एक लड़के से जो भी बहस वगैरह हुई उस चक्कर में बेटा इस लड़के ने ही स्लैप्ड हर, नॉट स्लैप्ड एक्चुअली, बुली वगैरह किया, बदतमीजी वगैरह किया, ठीक है। शी इमीडिएटली वेंट टू हर गाय, दिस गाय गॉट एजिटेटेड, हाउ डेयर समबडी टचेस माय गर्ल, कौन है वो, तो बेटा ही डिसाइडेड टू हिट दिस पर्सन, लेके आया अपनी बंदी को और उसके बाद इस लड़के को पीटा। द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज, क्या यहां पे इस बंदे ने जो हरकत की है इसको मारा, वाज दैट रीजनेबल, क्या वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा, नको कभी नहीं। वाई, बिकॉज इस बंदी के अगेंस्ट जो बेटा राइट ऑफ सॉरी जो हार्म था वो खत्म हो चुका है, हार्म कमेंस हुआ, उस वक्त प्राइवेट डिफेंस नहीं लिया ना, तो जब हार्म खत्म हो चुका है तो उसके बाद आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता ही नहीं है। देयरफॉर जो भी भाई साहब हीरो किए हैं विलन के साथ, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स व्हेनेवर यू सी एनी सच थिंग। ओके, नेक्स्ट इज प्राइवेट डिफेंसेस ऑफ द बॉडी। यहां पे हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट डिफेंसेस ऑफ बॉडी, यहां हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पढ़ रहे हैं, इसको रिमूव करो बेटा, दिस इज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 41, 42 एंड 43 सेम जैसे हमने बॉडी में पढ़ा वैसे वैसे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। हमने 38 में पढ़ा था कि डेथ कब कॉज कर सकते हैं, वैसे यहां हम पढ़ेंगे 41 में डेथ कब कॉज कर सकते हैं, 42 में जब डेथ के अलावा कब हार्म कॉज कर सकते हैं, एंड 43 कत्ते इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगाओ, जो कि स्टूडेंट्स जनरली इग्नोर करके जाते हैं, एग्जाम में आ सकता है सीधा, कि हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कमेंस कब होता है, शुरू कब हो जाता है। तो सेक्शन नंबर 41 कहता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट
कोई भी ऐसा हार्म होता है, आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज यूज करते वक्त डेथ कॉज कर सकते हो अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें रॉबरी हो रही है। यू रिमेंबर दिस चार्ट, ये वाला, दिस वन, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। ओके, लेट्स मूव अहेड। रॉबरी है, थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। वहां क्रिमिनल ट्रेसपास दे रखा था बेटा, वो कहना चाहते थे थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास, इनमें आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, बट उसमें वाला जो, उसमें से भी जो एग्रीवेटेड मामला था ना, उसमें आप डेथ कॉज कर सकते हो। बिकॉज ट्रेसपास भी तो तरीके है ना, क्रिमिनल ट्रेसपास है, हाउस ब्रेकिंग है, लर्किंग हाउस ब्रेकिंग है, बाय नाइट है। तो जब ये हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो तो आप डेथ कॉज कर सकते हो। इस हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के अलावा कुछ भी हुआ, नॉर्मल गृह अतिचार हुआ है, आपराधिक गृह अतिचार में क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास हुआ है, प्रच्छन्न गृह अतिचार हुआ है, तो फिर आप ये वाला ऑफेंस, ये वाला जो है, ये वाला मामला डील कर सकते हो, एनी अदर हार्म कॉज कर सकते हो। लेकिन क्रिमिनल ट्रेसपास में भी स्पेसिफिकली हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हुआ ना, तो आप डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है, मिसचीफ हमने पढ़ा, साधारण मिसचीफ में आप ये करो, लेकिन अगर मिसचीफ बाय फायर है तो डेथ कॉज कर सकते हो आप पर्सन की। मिसचीफ कैसे कर रहा है, फायर से कर रहा है, टेंट वैसे या बिल्डिंग में, तो यू कैन कॉज द डेथ। तो ये वाले क्या, ये इतना बड़ा अगर क्रिमिनल ट्रेसपास है ना बेटा, तो उसमें से हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वाला ये सेगमेंट और इसमें आप डेथ कॉज कर सकते हो। बचे हुए ये वाले सारे सेगमेंट में व्हेनेवर यू आर एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यू कैन कॉज एनी अदर हार्म बट नॉट द डेथ। अदर हार्म सिर्फ इधर कॉज हो सकता है। ओके, fourth is theft, mischief और house trespass which causes an apprehension of death or grievous hurt। जहां mischief या आपका जो थेफ्ट है या हाउस ट्रेसपास है वो ऐसे नेचर का है जिससे कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट की आशंका है, तो फिर उस केस में आप डेथ कॉज कर सकते हो। अदरवाइज इनके जो लाइट पार्ट्स हैं उसमें आप एनी अदर हार्म कॉज कर सकते हो। दैट इज गिवन अंडर 42। ओके, इट स्टेट्स एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। डेथ के अलावा आप कोई भी अदर हार्म कॉज कर सकते हो क्या? बिल्कुल कॉज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इनके अलावा जो ऑफेंसेस हैं सब्जेक्ट टू योर दिस सेक्शन, सब्जेक्ट टू योर सेक्शन नंबर 35 के एम्बिट में रहते हुए ही हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए एनी अदर हार्म कॉज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द कमेंसमेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कब प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमारा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस कब हो जाता है, शुरू कब हो जाता है? इस स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं हम, और हम चाहें तो ओके, वी हैव दिस स्लाइड ओनली। ठीक है, इस स्लाइड से पढ़ते हैं। बेटा डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड कि एग्जैक्टली बेटा इट इज गोइंग टू डिपेंड कि एग्जैक्टली ऑफेंस कौन सा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होने वाला है, कमेंस होने वाला है। जैसे कि अगर थेफ्ट का ऑफेंस हो रहा है तो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू कब हो जाएगा? देखो खत्म तो बेटा जैसे ये हार्म खत्म हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन शुरू कब होने वाला है, कब तक कंटिन्यूड रहेगा? देखो अगर थेफ्ट का मामला है तो उसमें 3 पॉइंटर्स ध्यान रखने हैं। हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक रहेगा व्हेन द ऑफेंडर रिट्रीट्स विद द प्रॉपर्टी। रिट्रीट मतलब भाग गया, ओझल हो गया, तिरोहित हो गया, नजरों से दिखे ही ना, तो उस मामले में क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। सेकेंड, असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन। पब्लिक अथॉरिटी की जब तक असिस्टेंस ऑब्टेन ना कर ली जाए तब तक आप थेफ्ट के मामले में अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यूड रखो। वो बेटा सेक्शन नंबर 41 वाला भी हो सकता है, 42 वाला भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड, थर्ड, प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। अगर प्रॉपर्टी वापस मिल गई, बेटा चोर ने भागते 1 किलोमीटर दूर आपकी प्रॉपर्टी फेंक दी और वो खुद भाग गया, तो अब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। यू टेक योर प्रॉपर्टी एंड कम बैक टू द होम। और इफ द पर्टिकुलर थीफ इज कॉट बाय पुलिस ऑफिसर, तो अब वो चोर पकड़ा गया और उस चोर के साथ अगर संपत्ति भी पकड़ी गई, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहां खत्म हो जाता है। नाउ यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, नेक्स्ट इज रॉबरी। रॉबरी के मामले में हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट हो जाता है? तो इट सेज as long as offender causes or attempts death, hurt or wrongful restraint। because जब हम theft पढ़ेंगे एंड जब हम extortion पढ़ेंगे, जब हम
थेफ्ट पढ़ेंगे, जब हम एक्सटॉर्शन पढ़ेंगे, मतलब कि जब हम चोरी का अपराध पढ़ेंगे या फिर उद्यापन का अपराध पढ़ेंगे, तो उसी के साथ हम रॉबरी भी पढ़ेंगे। और रॉबरी क्या है? रॉबरी इज नथिंग बट लूट है। रॉबरी इज नथिंग बट क्या है? लूट है। और रॉबरी बनने के लिए जरूरी है या तो थेफ्ट होना चाहिए या फिर एक्सटॉर्शन होना चाहिए। व्हेन थेफ्ट में कन्वर्ट इनटू रॉबरी और व्हेन एक्सटॉर्शन में कन्वर्ट इनटू रॉबरी, यही डेफिनेशन होती है आपकी पूरी रॉबरी की। तो उसको जो है हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने ये समझाया क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, उस वक्त अगर वो रॉबरी में डेथ कॉज कर दे, हर्ट कॉज कर दे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज कर दे, तो वो रॉबरी हो जाता है, थेफ्ट से रॉबरी कन्वर्ट हो जाता है। तो वो करते वक्त ही तो अगर उसने डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का डर दिखा दिया, इंस्टेंट दिखा दिया, या वो कॉज कर दिया, उसका अटेम्प्ट भी कर दिया, तो वो रॉबरी बन गई ना। उस वक्त आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करो, आराम से एक्सरसाइज करो। और तब तक ही कर सकते हो जब तक आपको उस डर, उस चीज का डर है, किसका? डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का, या वो कॉज कर रहा है, उस वक्त तक ही आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। जब वो भाग गया, जब अब है ही नहीं इस चीज का एप्रीहेंशन, तो यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट इज फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कंटिन्यूस। यहां पे ये पर्टिकुलर चीज कर रहा है और यहां पे इसका फियर जब तक कंटिन्यूड है। बेटा गले के पास चाकू लेके जब तक खड़ा है, इंस्टेंट डर है ना कि अगर हमने चूंचा कुछ नहीं किया या इसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया, ये इधर ही खत्म कर देगा, जीवन लीला इधर ही तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। तो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, नेक्स्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ के मामले में हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां तक एक्सरसाइज हो सकता है? इट सेज एज लॉन्ग एज ऑफेंडर कंटिन्यूज इन कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। जब तक ऑफेंडर क्रिमिनल ट्रेसपास या फिर वो पर्टिकुलर ऑफेंस जो कि वहां करने आया है, जब तक वो कंटिन्यू रहता है, तब तक हम बोलेंगे कि आपका पर्टिकुलर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यूड है। कंटिन्यूज इन कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। रिमेंबर दिस थिंग बेटा, जब भी क्रिमिनल ट्रेसपास आप पढ़ेंगे ना, यू विल सी वी पीपल ट्राई टू एंटर इनटू द प्रॉपर्टी व्हिच इज इन पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। हम लोग किसी ऐसे संपत्ति में घुसने का प्रयास करते हैं जो कि किसी और के कब्जे में है, विद एन इंटेंशन टू फर्स्ट आइदर कमिट एन ऑफेंस, या तो ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर टू इंसल्ट, इंटिमिडेट और अनॉय एनी पर्सन। इस इंटेंशन के साथ किसी के भी घर के पोजेशन में घुसे हो या घुसे लॉफुली, बट नाउ यू आर स्टेइंग अनलॉफुली, अनलॉफुल इंटेंशन, अनलॉफुली रुक रहे हो वहां पे, यू रिमेन देयर और ऑफेंस कमिट करने के इंटेंशन से रुक रहे हो, इट कन्वर्ट्स इनटू एन क्रिमिनल ट्रेसपास। इवन इफ वो ट्रेसपास वैलिड था, तो अब वो क्रिमिनल ट्रेसपास हो चुका है, अब वो आपराधिक गृहातिचार हो चुका है। तो क्योंकि हम ऑफेंस करने के इंटेंशन से ही घुसे थे, तो जब तक वो ऑफेंस कमिट हो रहा है, एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, या तो वो ऑफेंस कर रहा है वहां पे या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे जब तक रुका हुआ है, थमा हुआ है, और वो क्रिमिनल ट्रेसपास कंटिन्यू, 4 घंटे के लिए घर में रुका हुआ था, 4 घंटे के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास था, 4 घंटे के लिए आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। जब हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो रहा है, दैट इज रात्रों गृह भेदन जब हो रहा है, तो उस केस में आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब कमेंस होता है, कब तक कंटिन्यूड रह सकता है? एज लॉन्ग एज हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। जब तक उस हाउस ब्रेकिंग से जो हाउस ट्रेसपास हुआ है वो जब तक कंटिन्यूड है। बेटा हाउस ब्रेकिंग होने के लिए हाउस ट्रेसपास जरूरी है, हाउस ट्रेसपास होने के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास होना जरूरी है, क्योंकि क्रिमिनल ट्रेसपास जब टेंट वेसल बिल्डिंग में हो जाए या प्लेस ऑफ वर्शिप में हो जाए या ऐसी बिल्डिंग में हो जाए जहां पर विच इज यूज्ड फॉर ह्यूमन डिवेलिंग और विच इज यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, बैक देख लो अच्छे से खोल के, एज इट इज सेम वही वर्ड्स हैं, देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ हाउस ट्रेसपास। और जब भी कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करता है 6 मैनर्स में जो कि आपके हाउस ब्रेकिंग के सेक्शन में दे रखा है, तो वो हाउस ब्रेकिंग में आता है, या तो एंटर करने के लिए या क्विट करने के लिए, इट अमाउंट्स टू हाउस ब्रेकिंग, बराबर है। तो जब तक वो हाउस ट्रेसपास जो उसने ब्रेकिंग के थ्रू किया है वो जब तक कंटिन्यूड रहे, तब तक आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकते हो, एंड दैट इज योर सेक्शन नंबर 43। अब हम चलेंगे एक सेक्शन नंबर 44 पे जो हमारा स्टार्टिंग में हमने लगाया हुआ था। दिस इज योर सेक्शन नंबर 44। ठीक है, क्या कहता है सेक्शन नंबर 44? कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है बेटा दैट आपको ऐसा लगे कि अपनी जान बचाने के लिए हमें दूसरों की जान है वो लेनी पड़ सकती है।
इवन इफ दे आर इनोसेंट पर्सन्स। वो एक ही सिचुएशन हो सकती है जब हमारा जो असॉल्ट है वो डेडली असॉल्ट है। मार्क द वर्ड, कैसा असॉल्ट है? व्हेन इट इज अ डेडली असॉल्ट। जब असॉल्ट डेडली है, डेडली मतलब जानलेवा है, कभी भी जान ले ली जाएगी, इन दैट केस यू कैन रन द रिस्क ऑफ अदर पर्सन्स ऑल्सो हु आर इवन इनोसेंट। बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन भी दे रखा है बेटा। एक मॉब के थ्रू एक पर्सन घेर लिया जाता है एंड वहां पर अब उसको कोई जरिया नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से वो खुद का बचाव करे। दे आर इनोसेंट चिल्ड्रन इन द दैट पर्टिकुलर क्राउड एंड ही शूट्स। अगर बच्चा मर जाता है, उसने अपनी जान बचाने के लिए, ध्यान रखना ये आपके उससे अलग है, मर्डर एंड जो ऑफेंस अंडर थ्रेट वो अलग है। वहां पे आपको डर करके फिर ऑफेंस कमिट करने के लिए बोला जा रहा है, यहां पे आपको खुद अपनी जान का क्रिमिनल एप्रीहेंशन है। सो 44 says that right of private defense against deadly assault when there is a risk of harm to innocent person। जब innocent person की जान जाने का रिस्क है, then in that case आप उन persons की भी जान ले सकते हो। But you must be in a situation कि अब और कोई चारा नहीं है, अब और किसी भी तरीके से मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इफेक्टिवली इज अनदर वर्ड, अनदर की वर्ड, इफेक्टिवली एंड डेडली असॉल्ट। तो फिर इनोसेंट पर्संस की जान को नुकसान पहुंचाने की हद तक हम वो रिस्क को रन कर सकते हैं। इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट, जब कोई भी असॉल्ट के अगेंस्ट वी आर टेकिंग आवर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और वो असॉल्ट कैसा है? विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जहां पर डेथ की आशंका है हमको, एंड कॉमा दे रखा है ये देखो, डिफेंडर जो है be so situated that he cannot effectively exercise that right। वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो अपना राइट इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकता है विदाउट द रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन। एक इनोसेंट पर्सन की जान का रिस्क लिए बिना वो उस पर्टिकुलर अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकता, देन द डिफेंडर हैज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस which extends to running that risk। Which risk? Risk of causing the harm to another persons। illustration पढ़ें, बहुत प्यारा सा illustration है। प्यारा सा illustration का मतलब ये होता है कि हमारे लिए समझने के लिए प्यारा है, ठीक है, हमारा interpretation या हमारा conceptual clarity और अच्छे से कर देता है। It states that A is attacked by a mob, A is attacked by a mob who attempts to murder him। mob उसको murder करना चाहती थी। He cannot effectively exercise his right of private defense without firing on a mob। ठीक है, उसको पता है कि वो अपनी जान तब तक नहीं बचा सकता जब तक कि मॉब के सामने फायर नहीं कर दे, बट he cannot fire without the risk of harming young children who are mingled with the mob। जो मिक्स हो रखे हैं मॉब के अंदर, उनकी जान जब तक नहीं चली जाएगी तब तक वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। Can he exercise that right of private defense? Yes। Reason by उसको यहां पे मर्डर का डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है। सो ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, जरूरी है डेडली हार्म होना कब तक इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा हमारा सेगमेंट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्राइवेट डिफेंसेस का जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जितने भी हमारे सेशंस रहने वाले हैं मेक श्योर करेंगे कि बेरेट की प्रोविजन क्लैरिटी बहुत अच्छी हो। सबसे पहले आप जितना अच्छे से बेरेट समझोगे उतना ही अच्छे से आपको केस लॉ समझ आएंगे। बेरेट समझने के बाद आप ये इंश्योर करेंगे कि आप केस लॉ समझेंगे, और केस लॉ अगर आपको अच्छे से समझ आ गए तो आप जजमेंट राइटिंग में बहुत बेहतरीन करेंगे। मैं फिर से बता दूं, जजमेंट राइटिंग आपको नंबर दिलवाएगा। जजमेंट राइटिंग अगर आपने अच्छे से नहीं की, मेंस डगमगा सकता है, क्योंकि स्टेट जुडिशियस का कोई भरोसा नहीं। मैं आरजेएस 2024 की बात करूं, चाहे वो सिविल का पेपर हो या क्रिमिनल का पेपर हो, दो जजमेंट राइटिंग आ गई थी। अब वो ऑर्डर के भी रूप में आए बेटा, है तो आपके जजमेंट राइटिंग के जितना ही आपको लगभग लिख के आना है। क्रिमिनल में बढ़िया दो जजमेंट राइटिंग आई थी वहां पर, तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को जो है ऑब्जर्व करना है। अभी से मैं फिर से बता दूं, सिविल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, एसआरए, फैमिली लॉस,
ये अच्छे से पढ़ोगे तब डिसीजन अच्छे से दे पाओगे। एंड क्रिमिनल के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो इट इज आईपीसी, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जितना अच्छे से पढ़ पाओगे उतनी अच्छे से आप धाराएं लगा पाओगे। नॉट जस्ट दैट, उसके साथ जितने भी आपके स्टेट में आने वाले माइनर क्रिमिनल लॉज है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। आज 2024 में जिनका जेजे ठेला हुआ था बेटा, उन्होंने गलत जजमेंट राइटिंग लिखा, पता ही नहीं कि जेजेबी को कमिट करना है कि कोर्ट ऑफ सेशन को करना है कि जेएमएफसी ट्राई कर रहा है। कौन ट्राई कर रहा है? नोबडी नोज। देयर आर स्टूडेंट हु नोज, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको फिर नहीं पता होगा। आपने आईपीसी में सेक्सुअल ऑफेंस का चार्ज लगा दिया, पता चला कि विक्टिम तो माइनर थी, तो पॉक्सो का भी तो लग सकता था ना चार्ज। और जब पॉक्सो का चार्ज लग रहा है तो बेटा स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगा, पॉक्सो का वहां न्यायालय होगा ऊपर आपके हेडिंग में, कोर्ट ऑफ सेशन कहां से आएगा? ऑल्दो वो दर्जा उसी को दे रखा है, बट हमारा तो पॉक्सो ने बोल दिया ना कि आपको पॉक्सो स्पेशल कोर्ट लगाना है, तो आपको फिर उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो आएंगे आपके हमेशा के डाउट पर कि मैम इसकी पीडीएफ हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एज यूजुअल आपको वापस से बता दूं बेटा, पीडब्ल्यू ऐप पर आप जाएंगे, इस बैच को एनरोल करेंगे। इस बैच को एनरोल करने के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे बैचेस दिखेंगे, जैसे जस्टिस बैच है, नीति 1.0, 2.0, 3.0 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 5-6 महीने से बढ़िया चल रहा है, स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। अब जो 7 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, दैट इज योर जस्टिस फाउंडेशन बैच। और फाउंडेशन बैच का मतलब होता है क्रक्स से लेके पूरा प्रिपेयर करवाना, है ना। क्रक्स से लेके पूरा मेंस इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में आपको बताना सारी चीजें। और इन्फिनिटी का एक फीचर आ चुका है पीडब्ल्यू ऐप पर, जहां पर आपको 11 लॉज की, जिसमें इंक्लूड्स मेजर लॉज, मेजर में कुछ आपके माइनर लॉज भी हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में कॉमन है, इनकी आपको नोटबुक्स दैट इज टू से बढ़िया प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बुक फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको डीपीपीज है, मेंस इवैल्यूएशन मिल रहा है, तो इन्फिनिटी का फीचर भी जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और ये सीरीज वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा एनरोल करने से आपको इन सारे सेशंस की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड ऑल दोस पीडीएफ्स, यू कैन गेट द प्रिंट डन ऑफ ऑल दोस पीडीएफ्स, एंड एज रिक्वेस्टेड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि सारे सेशंस की जो पीडीएफ्स होगी मैं एक साथ एक्यूमुलेट करके फिर आपको लास्ट लेक्चर में वहीं पर चैनल नहीं ऐप पर प्रोवाइड करा दूंगी। एंड फॉर all the latest updates with respect to my classes or any of the class on this channel and BNS की कब क्लास कहाँ कैसे कैसे आ रही है, इसको जानने के लिए, इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए बेटा आप PW का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। PW जुडिशरी का चैनल, PW लॉ वाला टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू एनी एग्जाम दैट यू आर फेसिंग और एनी अदर प्रॉब्लम विच यू फील इज comfortable from your end to discuss with me, then feel free to connect with me through my Telegram group and where you can message me. So that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.